नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो 30,000 सब्सक्राइबर्स जुड़ गए हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक ही कारण है जिसके कारण से लोग पसंद करते हैं मेरे वीडियोज़ को। पॉजिटिव सारे कमेंट रहते हैं और वाकई काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं लोग वीडियोज़ को। अलग अलग में जितने लोग देखते हैं उसके कंपेयर में पसंद करते हैं। छोटा ही चैनल है, पिछले साल तो 2 जुलाई को 2000 सब्सक्राइबर्स थे, समझ रहे हैं ना। और इस साल अभी 30,000 पर हैं, अगले साल पता नहीं कहाँ होंगे। तो आज हम लोग क्या बात करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और है, कंटेंट ही मुख्य पहचान है और वो मिलता रहेगा आपको। अच्छा से अच्छा जो बेस्ट होगा वही मिलेगा। कितनी बार मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डिलीट कर देता हूँ इस कारण से, क्योंकि मुझे खुद पसंद नहीं आता है। क्योंकि क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए। क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो मैं अपलोड ही नहीं करता हूँ। आज का जो वीडियो है अपना, वो इकोनॉमिक्स को लेकर है। मैंने एक पोल डाला था अपने कम्युनिटी में कि सबसे ज़्यादा कठिन आप लोगों को कौन सा पेपर लगा, तो मैक्सिमम लोगों ने इकोनॉमिक्स इस पर पॉइंट आउट किया है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे और इसके सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे क्या है सवाल और कहाँ से पूछा गया है, कितना जोर हमारा स्टैटिक पोर्शन पर होना चाहिए और कितना जोर हमारा करंट के सेक्शन पर होना चाहिए। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कंटेंट आपको हमेशा बेस्ट मिलेगा। उसमें कोई शिकायत होती है तो आप कमेंट कर दिया कीजिए, मैं उसमें सुधार कर दिया करूँगा। ओके। सबसे पहली चीज़ तो जो बीपीएससी का नया पैटर्न हो गया है, बीपीएससी GS2 में इकोनॉमिक्स है आपका, ये पता होना चाहिए, बेसिक है ये तो। बीपीएससी GS2 में इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस टेक, ज्योग्राफी और इनसे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। बीपीएससी का जो नया पैटर्न हो गया है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप सिर्फ साल भर का करंट अफेयर खूब अच्छे से पढ़ेंगे, करंट अफेयर खूब अच्छे से पढ़ के जाएंगे, डीप में पढ़ के जाएंगे। बार बार मैं यूज कर रहा हूँ ये शब्द पिछले 2-3 दिनों से, जब से पेपर देखा है मैंने, कि आपको काफ़ी गहराई में जाकर पढ़ना है चीज़ों को। क्योंकि देखिए यूपीएससी का क्या होता है पीटी एग्जामिनेशन में और मेंस में, कि यूपीएससी बेसिक से सवाल बनाती है यूपीएससी, जबकि बीपीएससी इसका ठीक उलट करके बिल्कुल गहराई में जाकर सवाल ढूंढ कर ला रही है। सामान्य से सामान्य सवालों में भी कुछ ऐसे नुस्खे लगा दे रही है जिसके कारण से बच्चों को आता हुआ सवाल भी नहीं लिख पाते हैं उतने अच्छे से। तो करंट अफेयर अगर आप साल भर अभी से अच्छे से पढ़ेंगे, और करंट समझ में तभी आता है जब आपका स्टैटिक अच्छा हो। स्टैटिक में क्या होता है, बेसिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इकोनॉमिक्स में आपको जीडीपी नहीं पता होगा, नेशनल इनकम क्या होता है ये नहीं पता होगा, गरीबी क्या होता है, असमानता क्या होती है, गरीबी क्या होती है, बेरोज़गारी क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको करंट समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा इकोनॉमिक्स का। इसलिए बेसिक्स के लिए सबसे पहले इकोनॉमिक्स के स्टैटिक पोर्शन का बेसिक चैप्टर मैं कह रहा हूँ। कौन कौन से बेसिक चैप्टर, और सारे मैंने चैनल पर कंप्लीट कराए हैं लेक्चर लेकर, पेन और कॉपी लेकर, कैमरा से रिकॉर्ड करके, जो भी मेरे पास संसाधन उपलब्ध था उसमें मैंने समझाया है। और वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है जो अगर आप देखेंगे तो आपको नेशनल इनकम खेल लगेगा, जिसमें नेशनल इनकम में क्या सब आता है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को ही तो कहते हैं नेशनल इनकम। ये अगर नहीं पता है तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक्स हैं। उसके बाद से असमानता, गरीबी, बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, ये सब चीज़ मैंने समझाया हुआ है। ये चीज़ें बेसिक हैं। अगर ये आपको पता नहीं होगा तो आपको करंट अफेयर समझने में, इकोनॉमिक्स की बात मैं कर रहा हूँ, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे करंट अफेयर में आएगा कि बाकी देशों की तुलना में हमारी जीडीपी की जो विकास दर है वो कम हो गई है ना, या विकास दर नहीं, वृद्धि दर कम हो गई है। और करंट अफेयर में आएगा कि देश का विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है और देश की वृद्धि हो रही है। अब विकास और वृद्धि में अगर आपको अंतर नहीं पता होगा तो आप नहीं समझ पाएंगे करंट अफेयर को कोई क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, मानव विकास सूचकांक। मानव वृद्धि सूचकांक नहीं है ये, मानव विकास सूचकांक। विकास शब्द ही अगर आपको नहीं पता होगा तो करंट अफेयर आप कैसे समझेंगे बताइए मुझे। तो ये बेसिक्स होते हैं इकोनॉमिक्स का, और ये सब मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है इकोनॉमिक्स और GS2 के लेक्चर में।
इसलिए मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आज जो मैं बात करूँगा तो कम से कम आपको बेसिक पता होगा, तभी मैं आगे बात करूँगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर करंट अफेयर आपने ध्यान से पूरे साल का पढ़ा, अच्छे से लिख लिख कर पढ़ा, तो GS1 का हिस्ट्री वाला सेक्शन छोड़ दीजिए, इसको काट दीजिए। और अगर आपने करंट अफेयर बहुत अच्छे से पूरे साल भर पढ़ा है तो GS1 का जो करंट अफेयर का सेक्शन है वो, और GS2, इन दोनों के अगर 10 सवाल दोनों मिलाकर पूछे जाते, मान लीजिए मैं टोटल कह रहा हूँ, टोटल 10 सवाल पूछे जाते, उसमें 7 के 7 करंट अफेयर्स आएंगे। तो अगर साल भर करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपका पेपर आसानी से लगेगा, बहुत आसान था यार, सारा पढ़ा हुआ आया था। इसलिए मैं करंट अफेयर पर जोर दे रहा हूँ। और करंट अफेयर की समझ बनाने के लिए आपका स्टैटिक पोर्शन क्लियर होना चाहिए। सर बुक कौन सा फॉलो करें? बुक फॉलो करने के लिए मैंने हमेशा बताया है कि 11th 12th की NCERT बेस्ट होती है। अब तो समय नहीं है आपके पास। 12th की NCERT मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को, माइक्रो को नहीं पढ़ना है, MICRO लिखा होगा उसको नहीं पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना है। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। बुक सोर्स यही है। इसके अलावा जो दृष्टि की बुक आती है, दृष्टि की बुक आती है, दृष्टि IAS की जो बुक आती है, क्विक इकोनॉमिक्स की बुक आती है, उसको अगर आप पढ़ेंगे, उसमें से कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है? नेशनल इनकम, वो आपको खुद से समझ में नहीं आएगा, एक बार मेरा लेक्चर देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। गरीबी, असमानता, उसके बाद से बेरोजगारी, उसके अलावा कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको? उसके बाद से पढ़ना है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, उसके बाद से पढ़ना है। इतना अगर आप पढ़ के जाएंगे तो सवाल इससे बाहर का नहीं आएगा। उसके अलावा भी कुछ सोर्स है, लेकिन वो करंट अफेयर का सोर्स है, वो मैं बताने वाला हूँ आपको आगे वीडियो में। पहले कुछ सवालों को देख लेते हैं हम लोग, हवा में बात नहीं करेंगे, सवालों को। उसके पास इकोनॉमिक्स सर्वे जो है आता है बिहार का, हर साल फरवरी में बिहार का इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है। बजट के रिलीज से एक दिन पहले बिहार का इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है, और भारत सरकार का बजट से एक दिन पहले भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है। इकोनॉमिक सर्वे पढ़कर जरूर जाना चाहिए एग्जामिनेशन में। हर साल आपको मेंस में, PT में 2 से 3 सवाल जरूर दिखते हैं। देखते हैं इकोनॉमिक्स से कौन कौन से सवाल आए हुए थे। पहली बात तो GS2 में पॉलिटी के सवालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी। इकोनॉमिक्स को जो सवाल पूछे गए थे उसमें से एक सवाल जो था वो केंद्र सरकार के इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया था, बिना उसके आप इस सवाल को कर ही नहीं सकते थे। कौन सा सवाल है वो सवाल है कि 2022 में भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों की जांच कीजिए। व्यापार बढ़ाने के लिए भारत द्वारा की गई विभिन्न पहलें क्या हैं? भविष्य में भारत के वैश्विक व्यापार संबंध को बढ़ाने के कुछ उपाय समझाइए। यानी कि क्या बोला, 2022 में भारत के वैश्विक व्यापार संबंध की जांच करना है कि 2022 में भारत के वैश्विक व्यापार कैसे रहे। इसके लिए आपको क्या चाहिए? केंद्र सरकार का जो डेटा आता है ना विदेश व्यापार से संबंधी इकोनॉमिक सर्वे में, या वैसे भी सरकार रिलीज करती रहती है, वो कुछ आंकड़े आपको ज़रूर चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप सवालों को पूरा नहीं लिख सकते हैं। और क्या चाहिए आपको ये पता होना चाहिए था करेंट अफेयर के हिसाब से कि पिछले साल हमने 2 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, एक UAE के साथ किया है और एक ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था। विदेश व्यापार में हमारा व्यापार घाटा कितना रहा, कहाँ से अधिक व्यापार किया हमने, कहाँ से कम व्यापार किया, किन चीज़ों को ज़्यादा बेचा, किन चीज़ों का ज़्यादा आयात किया, निर्यात किन चीज़ों का किया, इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए था। 2-4 आंकड़े लिखते, आइडिया अधिक होना चाहिए था कि हाँ किस चीज़ का हम अधिक बेचते हैं, किस चीज़ को अधिक खरीदते हैं, तो उसके बाद आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते थे। इस सवाल में और कुछ भी ऐसा तोप खाना वाला चीज़ नहीं था जिसको लेकर आप लोग डर रहे हैं। बस इसमें कुछ आंकड़ा है, लेकिन क्या है, ये फैक्ट बेस्ड सवाल है, नहीं तो आप इसको नहीं कर सकते हैं। इसका सवाल का जो अंतिम हिस्सा है वो क्या है? भविष्य में भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों को बढ़ाने के कुछ उपाय समझाइए। वैश्विक व्यापार संबंध को बढ़ाने के उपाय पूछ रहा है। तो व्यापार संबंध कैसे बढ़ेंगे? जैसे चीन है, चीन के साथ हमारा, वहाँ से हम आयात अधिक करते हैं
और चीन को निर्यात कम करते हैं, तो हम ऐसे वस्तुओं का निर्माण करें और दुनिया में नए नए मार्केट को खोजें, जिससे क्या हो, भारत में बनी वस्तुएं जो हैं उसको हम बाहर भेज सकें। जैसे अफ्रीका के देश हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका के देश हैं। जैसे रूस से सस्ता तेल खरीद कर हमने किसको बेचा है, सारा तेल हमने यूरोप को बेचा है रिफाइन कर करके। रूस से कच्चा तेल खरीदा हमने सस्ते दाम पर और यूरोप में उसको उसी दाम पर बेचा जिस दाम पर वो बिकता था। तो खूब पैसा कमाया हमारी कंपनी और रूस को तेल बेच बेच कर। रूस को जितना अब सऊदी अरब, यूरोप को जितना सऊदी अरब तेल अब निर्यात नहीं करता, उतना तो भारत तेल निर्यात कर रहा है यूरोप को। आप सही सुन रहे हैं, भारत तेल निर्यात कर रहा है यूरोप को, आप सही सुन रहे हैं। ओके, ये कब हुआ है, तो ये पिछले साल ही ये घटना घटित हुई है। तो ये करंट अफेयर में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था भारत का विदेश व्यापार को लेकर, और वहाँ से एक सवाल पूछा गया है। हो सकता है अगली बार कुछ और टॉपिक से पूछ लिया जाए, इसलिए ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि विदेश व्यापार से ही अगली बार भी पूछेगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों को बीपीएससी में आदत हो गई है गेस क्वेश्चन की, और जो सवाल पूछा है उसको रटकर चले जाने की। इस आदत को छोड़िए, नए टॉपिक को पढ़ना शुरू कीजिए करंट अफेयर से। भारत सरकार के इंपॉर्टेंट देता विदेश व्यापार से संबंधित, अंतर्देशीय व्यापार से संबंधित, देश में जो व्यापार हो रहे हैं, इकोनॉमिक सुधार कुछ हुए हैं, उसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। इसमें कुछ भी इकोनॉमिक्स से संबंधित था मुझे बताइए जो आपको नहीं पता हो। बस आंकड़े चाहिए थे हमें लिखने के लिए, भारत सरकार ने कितना विदेश व्यापार किया है, कितना नहीं किया है। ओके, अगला सवाल देखते हैं इकोनॉमिक्स का। देखिए ये वाला सवाल जो है इकोनॉमिक्स का नहीं है, ये पूछा है टेली डेंसिटी कि कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे समाधान है उसके। इसको हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। ये इकोनॉमिक्स से नहीं है, ये विशुद्ध रूप से आपका करंट से पूछा गया है। अगला सवाल है, ये भारत सरकार के बजट से सवाल है। क्या सवाल है, नीली अर्थव्यवस्था। और अगर बजट में नहीं भी है तो करंट अफेयर में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है। वन लाइनर फैक्ट वाला करंट अफेयर पढ़ना छोड़िए, बीपीएससी बदल गया है। हो सकता है 69 बीपीएससी पीटी में भी आपको स्टेटमेंट आधारित करंट अफेयर के सवाल मिले। ओके, क्या है, नीली अर्थव्यवस्था की पहचान राष्ट्रीय विकास के 10 प्रमुख आयामों में से एक के रूप में की गई है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकास के लिए 10 क्षेत्रों को चिन्हित किया हुआ है, 10 का लिस्ट है। उसमें से एक क्षेत्र कौन सा है, नीली अर्थव्यवस्था। ये क्या होता है, समुद्र पर आधारित जितने भी हमारे आयात निर्यात, समुद्र से जो हम वस्तुएं लेते हैं, समुद्र से जो हम उत्पादन करते हैं, चाहे वो फिश हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो कुछ भी हो, रत्न हो, मणिमाणिक्य हो, समुद्री फिश हो, समुद्री कोई भी उत्पाद हो, वेज हो, नॉन वेज वाला कोई भी उत्पाद हो, वो सारा कुछ किस में आता है, नीली अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आती है। ये चीज़ समझ में आ गया, नीली अर्थव्यवस्था। समुद्र पर पर्यटन हो, ये भी किस में आएगा, ये भी नीली अर्थव्यवस्था में ही आती है। इसके लिए भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों से बहुत प्रयत्न किए हैं, क्योंकि भारत को ये बोला गया था, यूनाइटेड नेशन का एक आयोग है जिसने भारत को अनुमति दी थी कि हिंद महासागर के गहरे क्षेत्रों में जाकर आप अन्वेषण कर सकते हैं, और भारत ने उसके लिए डीप ओशियन मिशन को भी शुरू किया था। और भारत सरकार ने बजट में इसको बढ़ावा देने के लिए एक अच्छे खासे रकम की व्यवस्था की है। 2023-24 में बजट की बात कर रहा हूँ, जो इस फरवरी में आया था। इसलिए नीली अर्थव्यवस्था से एक सवाल पूछा गया है आपसे, और इसमें स्टैटिक पोर्शन का तो कोई योगदान है ही नहीं। अगर करंट अफेयर आप पढ़ के जाते तो नीली अर्थव्यवस्था को आसानी से लिख सकते हैं हम। चिंता मत कीजिए, आने वाले वीडियो लेक्चर में इन सब के आंसर भी आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ओके, अभी तो हम लोग बस ट्रेंड पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि सवाल पूछ कहाँ से रहा है। अगला जो सवाल है ये कहाँ से है, ये बिहार स्पेशल से संबंधित है, और ये ज्योग्राफी और इकोनॉमी इन दोनों को मिलाकर सवाल पूछा गया है। इसको कई बार आर्थिक भूगोल भी कहा जाता है। भूगोल जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, आर्थिक भूगोल लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है। गाइडेंस वीडियो मैंने आपको सिलेबस में डिटेल में समझाया है, उसको जाकर देखिएगा तो वहाँ पर आर्थिक भूगोल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि कच्चे माल के आधार पर, क्या बोला है, कच्चे माल के आधार पर बिहार को वन आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में विभाजित कीजिए। उन उद्योग अवस्थिति को दर्शाने वाले स्वच्छ रेखा चित्र द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 38 मार्क्स में है। इसमें क्या क्या चाहिए, एक तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि बिहार का भूगोल कैसा है। भूगोल कैसा है अगर ये पता होगा तो आप ये आसानी से पता कर लेंगे कि भाई यहाँ पर गन्ना आधारित उद्योग अधिक है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण इलाकों में, जो मिथिलांचल के इलाके में गन्ना आधारित उद्योग थे उनको तो खा गया सरकार, बिहार सरकार, अब तो वो रहा नहीं, सब बेकार हो गया है। बरौनी में दुग्ध आधारित उद्योग अधिक है। दुग्ध आधारित जो उद्योग होते हैं, बरौनी चूँकि मिथिलांचल के इलाका और बरौनी इन सब में आपको दुग्ध आधारित उद्योग अधिक मिलेंगे। अब इधर आ जाइए दक्षिणी बिहार, यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर खनिज आधारित उद्योगों की संख्या अधिक है, भले ही वो चल रहा हो, बंद हो गया हो। इकोनॉमिक सर्वे में कुछ कुछ जगह के ऐसे जगह की डिटेल देता है जो बंद हो चुका है, लेकिन उसका डेटा छाप के दे देती है बिहार सरकार। ओके, इस क्षेत्र में कौन से उद्योग है वो उसको बताइए। जैसे मिथिलांचल के क्षेत्र में मछली वगैरह का भी खूब उद्योग है, मखाने वगैरह का भी उद्योग है, ये आपको पता होना चाहिए। वन उद्योग कहाँ पर है, जहाँ पर वन अधिक होगा। वन कहाँ कहाँ पर अधिक है, वही बिहार में, वहीं पर होगा वन उद्योग। एक यहाँ पर होगा, इन क्षेत्रों में होगा वन आधारित उद्योग अधिक। ये भूगोल अगर आपको पता होगा तो आप पता लगा लेंगे। जैसे हाजीपुर में भी है, क्या है वहाँ पर है आपका प्लाईवुड का फैक्ट्री है, काफ़ी सारा प्लाईवुड का फैक्ट्री। तो जो आप पीटी से पहले पढ़ते हैं कि बिहार में किस उद्योग की अवस्थिति कहाँ है, वो आपको आइडिया रखना चाहिए था कि बिहार में किस उद्योग की अवस्थिति कहाँ है, और एक बिहार का स्वच्छ मैप बनाना था जो इन्होंने बोला है। बिहार का मैप मैं हमेशा ऐसे ही बनाता हूँ, आप अच्छा सा ड्रॉ कर सकते हैं, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है। तो यहाँ पर आपको उसका क्या करना था, बताना था, जो आपने पीटी के लिए याद किया है कि हाजीपुर में वन आधारित उद्योग है। उसके बाद से जो कैमूर का इलाका, रोहतास का इलाका है, यहाँ पर आपका खनिज संसाधन आधारित उद्योग है। मुंगेर में भी खनिज संसाधन आधारित उद्योग हैं। जमुई गया में भी थोड़े बहुत दिखने को मिलते हैं। बरौनी में आपका कृषि आधारित उद्योग, दुग्ध का क्षेत्र दिखता है। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, इन सब इलाकों में क्या दिखता है आपको, फिश और जल आधारित जो उद्योग होते हैं, जैसे मखाने का हो गया, फिश का हो गया। ये भूगोल है, ये इकोनॉमी नहीं है, ये भूगोल है। ये आपको पता, एक चीज़ पता होने से आप चार चीज़ें जोड़ सकते हैं। जहाँ वन होगा वहीं वन आधारित उद्योग होगा। तो मैंने कैसे बताया कि इन क्षेत्रों में ईख का उत्पादन अधिक होता है, आपने पढ़ा होगा कि ईख का उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के इलाकों में होता है। तो वहीं तो होगा ना वो कृषि आधारित उद्योगों की संख्या अधिक, है ना। मुजफ्फरपुर में फूड पार्क लगाया गया है, ये भी तो तिरहुत प्रमंडल में ही तो आता है। तो आपको ये बताना चाहिए था, इसमें कुछ भी ऐसा था। पीटी का फैक्ट अगर याद होता तो भी आप मैप बना सकते थे। मैप अगर बनाते तो 38 में से कम 10 से 20 नंबर तो दे ही देता था, क्योंकि मैप बनाना ही मुख्य बोला है उसने। उसके बाद उसने बोला है कि डेटा वगैरह लिखिए, आंकड़े वगैरह बताइए, हमें जगह के नाम लिखिए। बाकी तो उस क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। आपको मैप बनाकर दिखाकर ये बताना था कि बस कहाँ कहाँ पर कौन से उद्योग हैं। उसके बाद आपको बस कुछ आंकड़े पता होने चाहिए कि बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में कितने उद्योग हैं, द्वितीय क्षेत्र में कितने उद्योग हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों में आएंगे ये सारे, है ना। और आपको कुछ आंकड़े लिख देना चाहिए था कि इस उद्योग से हमें इतनी राशि मिलती है। वो याद नहीं होता है उतना, मैं जान रहा हूँ। एक आंकड़ा का लगभग करके भी लिख देते, या ये भी लिख देते कि हाँ उद्योग जो हैं उनकी इस स्थिति में विद्यमान है, उसकी समस्याएं ये हैं, उनका समाधान ये हो सकता है, उनको ऐसे बढ़ावा दिया जा सकता है। आधा क्वेश्चन आता है, आधा लोग खुद से बनाकर लिखते हैं। रियलिस्टिक अप्रोच यही होता है। तो ये इकोनॉमी और ज्योग्राफी से मिक्स करके आपसे सवाल पूछा गया था। स्टैटिक पोर्शन में बस आपको ये याद होना चाहिए था कि कहाँ पर कौन से उद्योग हो सकते हैं, या कहाँ पर किन चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अब मछली आधारित उद्योग तो दक्षिणी बिहार में नहीं दिखेंगे ना, क्योंकि पानी ही नहीं है। गंगा जी से नीचे पानी का अभाव रहता है सामान्य तौर पर, अगर अंदाज़ा लगाएं तो। वैसे पानी पीने के लिए तो है ही, मछली भी उपलब्ध है, लेकिन उद्योग देखेंगे उतने बड़े स्तर का तो वो तो आपको नहीं दिखेगा। मखाने का उद्योग कहाँ पर दिखेगा, जहाँ पानी होगी, उत्पादन पानी में होता है उसका। ये चीज़ क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा तो आइडिया लगा होगा इकोनॉमिक्स के सवाल का। अगला सवाल पर चलते इकोनॉमिक्स का। अगला जो सवाल है इकोनॉमिक्स का आपका, वो 2022 के सितंबर के करंट से पूछा गया है, और ये पूरे साल चर्चा में रहा है, क्योंकि 15 अगस्त 2022 को गति शक्ति का उद्घाटन, गति शक्ति की चर्चा की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के भाषण से। और गति शक्ति पोर्टल की चर्चा हमने जितने लेक्चर लिए हैं GS2 से संबंधित, सब लेक्चर में किया है। जितनी बार लॉजिस्टिक नीति की चर्चा की तो उतनी बार बताया था, गति शक्ति पोर्टल जो है 11 मंत्रालय को एक पोर्टल पर जोड़ दिया गया है कि जितने भी काम हैं भारत में, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से काम जुड़े हुए हैं, जितने भी लॉजिस्टिक से जुड़े हुए काम हैं, बहुत ही तेज़ी से हो जाए। लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है भाई, NH होता है लॉजिस्टिक का मतलब, एयरपोर्ट होता है, रेलवे होता है, वाटरवे होता है, NHW नेशनल वाटर वे करके है। ये सब क्या होते हैं, ये सब लॉजिस्टिक कहलाता है। ओके, इसके नीति को मैं बता देता हूँ। 2022 के सितंबर का न्यूज़ है ये। 2022 के सितंबर में भारत सरकार ने इसको इम्प्रूव किया है। अगर करंट पढ़ के गए होते आप तो इसको आप आसानी से कर सकते थे। मैं दिखा देता हूँ कितना आसान है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, ये रहा। क्या है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 में सितंबर में लॉन्च किया गया है। नीति के प्रमुख क्षेत्र हैं जैसे प्रोसेस्ड री इंजीनियरिंग,
डिजिटलाइजेशन, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है अलग अलग मोड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि उच्च लॉजिस्टिक लागत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू सामान की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करती है। लॉजिस्टिक ही नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को, इसलिए बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। उच्च लॉजिस्टिक लागत का मतलब क्या है? आपने आलू उपजाया, 10 रुपये का आपका उपज पड़ रहा है, इसको बाज़ार तक ले जाने में आपका 1000 रुपये का खर्चा आ गया, तो इस 1000 रुपये को भी तो लागत में ही जोड़ोगे। अगर 1000 रुपये की जगह आपको मान लीजिए 10 ही रुपये खर्चा आता ले जाने में, तो सस्ता बिकता आपका आलू, अधिक लोग खरीदते, बिक्री अधिक होती आपकी। इसी को क्या कहते हैं? लॉजिस्टिक लागत। ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा नुकसान होता है जीडीपी का। भारत में लॉजिस्टिक लागत काफ़ी अधिक है जापान और सिंगापुर की तुलना में, ये आपको पता होना चाहिए। क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू सामानों की प्रतिस्पर्धा को भी प्रभावित करती है। अब हमारा सामान महंगा पहुंचेगा अगर जापान में, तो महंगा बिकेगा। हमारा सामान अगर सस्ता पहुंचेगा अमेरिका में या सिंगापुर में, तो सस्ता बिकेगा। इसी को लॉजिस्टिक लागत कहते हैं। एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की आवश्यकता महसूस की गई क्योंकि भारत में अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में लॉजिस्टिक लागत अधिक है। इस नीति की मदद से लॉजिस्टिक लागत को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इस नीति का उद्देश्य लागतों में कटौती करना, जो वर्तमान में जीडीपी का लगभग 14 से 15% है, 2030 तक 8% करना है। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि यही लॉजिस्टिक नीति ही है। अमेरिका और इन सब की तुलना में हमारा यहाँ काफ़ी ज़्यादा लॉजिस्टिक लागत ज़्यादा है, उसको कम करना था। नीति की विशेषता क्या था? डिजिटल एकीकरण प्रणाली, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म बनाया गया है। एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर कौन सी गाड़ी कहाँ जा रही है, किस प्रकार से जाना चाहिए, किस हिसाब से जाना चाहिए, इन सब का एक जगह हिसाब किताब हो जाता है। ओके। अगला है कि लॉजिस्टिक सेवाओं में आसानी होना चाहिए। इसके लिए हमने कुछ चीज़ों को शुरू किया है। व्यापक लॉजिस्टिक कार्य योजना बनाया गया है कि इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम को डेवलप किया भारत सरकार ने। और लॉजिस्टिक संबंधी कुछ और पहलें हैं, जैसे गति शक्ति योजना, इसमें सबसे प्रमुख पहल है। गति शक्ति योजना का लक्ष्य यही है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए खूब बड़े स्तर पर, और सारे मंत्रालय को जोड़ देंगे तो काम थोड़ा सा तेज़ी से होगा। जैसे जल परिवहन मंत्रालय को जोड़ देंगे हम, NHAI से जोड़ देंगे, या एयरपोर्ट अथॉरिटी से जोड़ देंगे, या रेलवे से जोड़ देंगे, तो एक दूसरे मंत्रालय के कार्य में वो कम से कम अरंगा नहीं डालेंगे और तेज़ी से काम होगा। मान लीजिए कहीं पर कोई पटरी बिछ रही है और वहाँ पर सड़क भी बन रहा है, और पटरी को तोड़ना है कि सड़क को ऊपर से ले जाना है, ये दोनों मंत्रालय खेल में ही रह जाता था पहले, 5-5 साल अटका रहता था। तो ये अब क्या होगा? ये अब तेज़ी से कुछ दिनों में, कुछ मिनटों में ये पूरा हो जाएगा कि फैसला त्वरित लिया जा सकेगा। यही राष्ट्रीय गति शक्ति पोर्टल, ये उस पोर्टल के थ्रू होगा। ओके, यही था राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। यही आपसे सवाल पूछा जिसको लेकर इतना हवा बनाया जा रहा है। ओके, और क्या था पेपर में भाई? उसके अलावा और कोई सवाल इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ नहीं था। बाकी ज्योग्राफी वगैरह के सवाल पूछे गए थे, और कोई भी सवाल इकोनॉमिक्स का कम से कम नहीं पूछा गया था आपसे। तो इकोनॉमिक्स में जितने भी सवाल आए, मेंस की अगर हम लोग बात करें, और अगले साल का वर्स्ट कंडीशन की तैयारी करते हुए चलेंगे हम लोग। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है इस बार करंट से पूछा गया है, तो अगले साल स्टैटिक से पूछा जा सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और स्टैटिक जब तक आपका अच्छा नहीं होगा, आप करंट को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए स्टैटिक के बेसिक चैप्टर के नाम लिख सकते हैं आप। जैसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैंने पढ़ाया हुआ है, कहीं और से भी आप पढ़ सकते हैं, बुक में भी दिया हुआ है, दृष्टि वगैरह के बुक में ये स्पष्ट रूप में दिया हुआ है। तो उसके बाद से क्या पढ़ना है? नेशनल इनकम क्या होता है, जिसमें GDP, GNP ये सब पढ़ेंगे आप। असमानता क्या होती है, गरीबी क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी होता है, कृषि एक चैप्टर ही है, मैंने पढ़ाया हुआ है, कृषि क्षेत्र क्या है। उसके बाद से उद्योग क्या होते हैं, इससे जुड़े हुए योजनाएं कौन कौन सी है भारत सरकार की। विदेश व्यापार हमारा क्या है, व्यापार करने का एक चैप्टर ही होता है इकोनॉमिक्स में, जहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। मूल रूप से यही 4-5 टॉपिक हैं जिसको अगर आप पढ़ लेंगे, बेसिक के टॉपिक हैं, तो आपका आगे का सारा कुछ क्लियर होता चला जाएगा। विकास वृद्धि में अंतर पता होना चाहिए, डेवलपमेंट क्या होता है और ग्रोथ क्या होता है, इसमें अंतर पता होना चाहिए। ये सब आप बेसिक चैप्टर अगर पढ़ लेंगे इकोनॉमिक्स का, आपका स्टैटिक पोर्शन कम से कम कंप्लीट हो जाता है। इसी के आधार पर बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं। राजकोषीय नीति, मुद्रास्फीति सब मैंने पढ़ाया हुआ है। बैंकिंग, जैसे बैंकिंग से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछा जा सकता है अगले साल। बैंकिंग पढ़ना बेसिक चैप्टर में ही है, एक और चैप्टर है बैंकिंग, इसको नोट कीजिए। बैंकिंग पढ़ना ही चाहिए, बैंकिंग और राजकोषीय नीति।
ये जो मैंने चैप्टर बताए हैं यही इसी से सवाल आपका बनेगा। ये बेसिक है, ये जब तक अच्छे से नहीं समझेंगे आप करंट को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। करंट के लिए मैंने हमेशा बताया है कि बिहार सरकार की इकोनॉमिक सर्वे, उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर दिखा देता हूँ। भारत सरकार की इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसके कुछ डेटा मात्र, पूरे इकोनॉमिक सर्वे को मत पढ़िएगा, उसके कुछ आंकड़े, डेटा, फैक्ट वगैरह पता होने चाहिए आपको, वो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। क्या है, जैसे इस चैप्टर को पढ़िएगा, बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। राजकीय वित्त व्यवस्था, यहाँ से भी सवाल इसका 2 ही चैप्टर पढ़ना है। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र, इसके सभी चैप्टर, और ये देखने में ज़्यादा बड़ा है। अगर इसमें मैं बोलूँ कि 20 पेज है तो उसमें से 15 पेज आपको सारणी वगैरह मिलेंगे जो आपको नहीं पढ़ना है, 5 ही पेज मात्र पढ़ना है आपको, बाकी पेज आपको स्किप कर देना। देखने में बस बड़ा है, ओके। मैं दिखाता भी हूँ आपको। उद्यम क्षेत्र में उद्योगों की स्थिति को बस पढ़ना है, और उसमें आंकड़े और सारणी वगैरह है, उसको छोड़ कर आगे बढ़ जाइए। अगर 10 पेज मिलेगा तो उसमें से 2 पेज मुश्किल से आपको पढ़ना है, बाकी 8 पेज स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सारणी और आंकड़े रहते हैं बिहार सरकार के। मैं दिखा रहा हूँ आपको, रुक जाइए। ये हैं कुछ चैप्टर, ये मैंने ग्रुप में भी डाला हुआ है कि इन चैप्टरों को पढ़ लीजिए, और इसका PDF तो ऑनलाइन मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF। इन चैप्टरों को पढ़ लीजिएगा, यहाँ से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। अब मैं कुछ आपको ग्राफ दिखाता हूँ इकोनॉमिक सर्वे का। जैसे इस ग्राफ को देखिए, क्या है, ये भारत सरकार और बिहार सरकार की इकोनॉमी कैसे बढ़ी घटी है पिछले कुछ वर्षों में, उसका कंपेयर किया हुआ है। स्थिर मूल्य पर भारत के GDP और बिहार के GDP का कंपेयर किया हुआ है। कितना बेस्ट कंपेयर है ना। उसी प्रकार से मैं एक और दिखाता हूँ आप लोगों को, 1 सेकंड रुक जाइए। बिहार के अर्थव्यवस्था की ढांचागत संरचना के बारे में बताया हुआ है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में प्रतिशत क्षेत्रवार दिया हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र का कितना है, द्वितीयक का कितना है, तृतीयक का कितना है। ये आप आंसर में जब आप बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा नंबर मिलता है ना। ग्राफ वगैरह खूब बनाने चाहिए। शॉर्ट आंसर में क्या होता है, दूर दूर लिखिए, पॉइंट को थोड़ा सा बड़ा बोल्ड करके लिखिए। उससे क्या होगा, जो पेज दिया हुआ वो भी भर जाएगा और आपको कम भी लिखना पड़ेगा। 5 पॉइंट याद है तो उसको थोड़ा सा गैप कर करके लिख सकते हैं। इस तरह के ग्राफ का उपयोग कर सकते हैं आप भर भर के, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ये चीज़ कोई भी नहीं बताता है, मैंने बताया है आपको, और इसीलिए बताया है ताकि आप पढ़ें अच्छे से और पास करें। थैंक यू सो मच। जैसा भी लगा हो वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये रहा इकोनॉमिक सर्वे का फर्स्ट पेज, देख लीजिए। इसको आप ऑनलाइन भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, आसानी से मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।